हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का जो है ना पूरे ये महासीरीज को। ठीक है। और आपको बता दें ये जो क्लास होने जा रही है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 2026-27 में मैट्रिक बिहार बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर ये जो बिहार एग्जाम पोर्टल है, इस बिहार एग्जाम पोर्टल पर ठीक है आप सभी को इस साइंस का महासंग्राम इस बार देखने को मिलेगा। और इस महासंग्राम में आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम रहता है तो जरूर कमेंट्स करें। ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी को जो मेरा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है कि क्लास 10 के बिहार बोर्ड 2027 की एग्जाम में साइंस ने 100 में 100 लाने का सपना। और यही नहीं, मुझे आपको बता देना है ये जो एनसीईआरटी का महासंग्राम होने जा रहा है, इस महासंग्राम में जितने भी चैप्टर से यहाँ पे साइंस के एनसीईआरटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, सभी का क्वेश्चन आंसर्स और सभी का पेज बाय पेज, जितने भी पेज बाय पेज एनसीईआरटी है ना, सारे पेज बाय पेज पे जितने भी प्रयोग हैं है ना, उसको समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको समझेंगे। और जिस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव्स बनने वाले होंगे उस सारे ऑब्जेक्टिव्स का भी प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा जो ऑफलाइन क्लास है जो कि मधुबनी बेनीपट्टी है कि नहीं, में धगजरी गांव है ना, बेनीपट्टी में एक धगजरी गांव है, धगजरी गांव में टावर चौक के पास मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है। इस ऑफलाइन क्लास में जो है आपको हर मंथ जो है प्रैक्टिस करवाई जाती है। हर मंथ जो है आपको आपके अंदर जो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और मेरा एक सपना है कि इस बार है ना, मेरा एक ही सपना मैं लेके चलता हूँ कि मैं अपने बिहार एग्जाम पोर्टल से स्टूडेंट्स को पढ़ा करके 1 to 10 बिहार बोर्ड का जो स्टेट टॉपर होते हैं 1 to 10 के अंदर मेरा एक स्टूडेंट्स पहुंच जाए। मैं इसी सपना के साथ पूरा डेडिकेट होकर के हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और मुझे इस हार्ड वर्क का है कि नहीं, सफलता तभी मिलेगी जब हमारे साथ आप पढ़ोगे। साथ में जब हम पढ़ा रहा हूँ तो कॉपी पेन लेके बैठोगे और साथ में आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करोगे। किसी तरह का डाउट्स है तो आप पूछोगे। और अगर आप ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हो तो मैं अपना जो है लिंक में अपना नंबर दे दूंगा, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। आप कांटेक्ट करके आपको जितने नोट्स वोट्स या किसी तरह का डाउट्स वोट्स का प्रॉब्लम है तो आप ऑफलाइन क्लास में भी आके जुड़ सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण एनसीईआरटी। ठीक है। और ये जो महासीरीज है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026-27 सेशन 26-27 का है। ठीक है। कक्षा 10 एनसीईआरटी अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। और अच्छे से साइंस के जो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है इसको फील करेंगे। अब बहुत महत्व है इसका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर अपने अपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो गलत काम किया है, पहले कर दो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक परिवर्तन को पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है, रासायनिक परिवर्तन को हम लोग देखेंगे। और दूसरा पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें। हम लोग का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, तो याद रखना रासायनिक परिवर्तन। दूसरा जो है इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें। तो यहाँ जो है एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर का निशान क्या कैसे है ना, ठोस के लिए, द्रव के लिए, गैस के लिए है ना, भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना होता है ना। अभिकारक को किधर लिखना है, उत्पाद को किधर लिखना है, तीर के निशान में गलती करते हैं है ना। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में गलती हो जाते हैं। ये चैप्टर ये भी जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट ये पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है। डायरेक्ट आपको लिख करके दे देगा किसी समीकरण को है ना, किसी समीकरण को लिख करके दे देगा, बोलेगा इसका सूत्र को लिखो और फिर बैलेंस करो। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, संयोजन, वियोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया, सभी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक कोई ना कोई अभिक्रिया पूछ देता है, उसका क्या पूछ देता है, उसकी परिभाषाएं पूछ देती है, साथ में उदाहरण के साथ लिखने को बोल देता है। ठीक है। और जो लास्ट में पॉइंट होगा वो संक्षारण और विकृति गंधिता। ये दो क्वेश्चंस जो है ना सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विकृति गंधिता से पूछ देगा विकृति गंधिता क्या है और इसके बचाव के उपाय क्या है। ठीक है। संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है और इसके बचाव के उपाय क्या है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और इसके साथ जो है ना इन सभी का जो है हम लोग
क्वेश्चन आंसर भी जो है करेंगे, ठीक है। इन सभी का जो है क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, है ना। और अगर आप ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं तो आपको ऑफलाइन क्लास में डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप पढ़ोगे, है ना। ऑफलाइन क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता है वो बताएंगे, और इसका नोट्स डायरेक्ट ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, जो कि बिहार एग्जाम पोर्टल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़े, और वहाँ पे ये नोट्स जो है डायरेक्ट हम भेज देते हैं। यहाँ पे क्लास खत्म होगी और नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है क्या है, इसको समझते हैं। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है ना, वो है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। पॉइंट नंबर 1 क्या है? रासायनिक परिवर्तन को हम लोग समझते हैं। तो चलिए आइए हम लोग परिवर्तन को देखते हैं, ठीक है। ये जो परिवर्तन आप देख रहे हो ना, ये दुनिया में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, है ना। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं चेंज। कहते हैं क्या? कहते हैं CHANGE, चेंज। ये जो चेंज होता है ना परिवर्तन, दुनिया में 2 तरह का होता है। एक चेंज होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन तो हम पढ़ चुके हैं 9th में, है ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ये पूरे केमिस्ट्री जो है रासायनिक परिवर्तन के बारे में है, लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पे इसको मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ। 2 भागों में परिवर्तन को मैं बांट रहा हूं, ठीक है। 2 भाग जो है, एक है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, इस भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? याद रखना, फिजिकल चेंज, ठीक है। एक परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। एक चेंज क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। इस रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। दुनिया में 2 तरह के चेंजेस होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है प्राय 9th में पढ़ भी चुके हैं। आइए आपको अच्छे से कुछ उदाहरण के साथ समझाते हैं। देखिए, खाली ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। जैसे आप सभी देख चुके होंगे, घर में आप सभी के पास फ्रिज होगा, अब फ्रिज में बर्फ जरूर होगा, ठीक है। लेकिन आप पढ़ते नहीं हो तो कैसे देखोगे? आप देखते हो लेकिन उस चीज के बारे में समझते नहीं हो। यही चीज तो न्यूटन ने देखा। सेब गिरा, है ना, मतलब हाँ, है ना। तो सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों ही गया, है ना। एक बात ध्यान रखना, हर एक चीज को देखते हो समझो कि उसके यहाँ उसके साथ केमिस्ट्री का क्या रिलेशन है, फिजिक्स का क्या रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप बर्फ देखते हो, क्या देखते हो? बर्फ, ठीक है। अब बर्फ जो देखते हो ना, ये जो बर्फ है, इस बर्फ का जो सूत्र है वो है H2O। बर्फ का सूत्र क्या है? H2O, ठीक है। बर्फ का सूत्र क्या है? H2O, आप सभी जानते हो, क्योंकि पानी से बर्फ बना है ना। अब बर्फ क्या है? तो सॉलिड है। बर्फ क्या है? सॉलिड है। इस बर्फ को जब आप पिघलाओगे तो क्या बनेगा? जल, पानी या जल। जल यानी लिक्विड बनेगा। जल यानी क्या बनेगा? लिक्विड। लिक्विड का सूत्र क्या होता है? H2O, मतलब जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। अब इसको जब आप गर्म करोगे, बॉइल करोगे, 373 केल्विन पे एकदम से बॉइल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये जो जल है ये भाप में बदल जाएगा। कहाँ बदल जाएगा? ये जल जो है भाप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? भाप में, यानी गैस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? गैस में। गैस 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 में चेंज हो जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? H2O। इसका भी सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने ये देखा कि बर्फ जो है, जो कि सॉलिड है, उस बर्फ को हमने क्या किया? पिघलाया। पिघला करके क्या किया? जल बनाया। फिर जल को हमने क्या किया? गर्म करके गैस बनाया। यानी यहाँ पे क्या किया हमने? इस सभी अवस्थाओं में हमने क्या किया? एक बात आप ध्यान रखना, इस सभी में ऊष्मा हमने दिया है। बर्फ को ऊष्मा दिया, जल बन गया। जल को ऊष्मा दिया, है ना, जल को ऊष्मा दिया, गैस बन गया, ठीक है। तो इन सभी जो परिवर्तन है, यानी बर्फ से जल, जल से क्या? गैस, यानी इसकी भौतिक परिवर्तन है, इसकी अवस्थाएं परिवर्तन है। आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो?
क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना, जैसे कि ये आप मार्कर देख रहे हो, डिजिटल पेन है, ठीक है, स्मार्ट पेन है। इस स्मार्ट पेन ये प्लास्टिक का, इसके अंदर कुछ और मेटल वेटल सब होगा, इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो तोड़ने के बाद भी ये जो है ना प्लास्टिक का ही रहेगा, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो भी ये प्लास्टिक का ही रहेगा, इसकी अवस्थाएं बदलेगी, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन, इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके रासायनिक परिवर्तन कुछ नहीं होगा, इसके अंदर रासायनिक गुणों में इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बर्फ जो है ना, जिसका सूत्र है H2O, बर्फ को अगर हम पिघलाते हैं, जल बनाते हैं, पानी बनाते हैं, तो बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गया, लेकिन ये जो H2O सूत्र है ना, सूत्र में परिवर्तन नहीं हुआ। फिर इसको हमने क्या किया, उष्मा दिया, उसे गैस में बदल दिया, भाप में बदल दिया, है ना, तो भी इसके सूत्र में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका सूत्र H2O है, क्योंकि इसको जब हम संघनन करते हैं, संघनन करके फिर इसको हम जल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, पानी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, फिर इस पानी को ठंडा करके बर्फ बना सकते हैं। तीनों अवस्थाएं में आपने क्या देखा कि भौतिक परिवर्तन में क्या देखा कि पदार्थ की अवस्थाएं बदल रही है, लेकिन सूत्र में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या देखा आपने कि पदार्थ की अवस्थाएं बदल रही है ना, यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, सूत्र में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है ना, उत्क्रमणीय, है ना, तो उत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, जो रिवर्सेबल हो, जिसे पुनः प्राप्त किया सकता है, जिस अवस्था से जिस अवस्था में बदले हैं, उस अवस्था से जिस अवस्था में था उस अवस्था में हम ले जा सकते हैं। इस अवस्था के जो परिवर्तन की जो है ना, ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें सूत्र में परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, भौतिक परिवर्तन यही होता है। लेकिन ये तो हम 9th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन 10th में पूरे पूरी ये चैप्टर ही है ना रासायनिक परिवर्तन पे आधारित है। तो यहाँ पूरे पूरी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर पूरा रासायनिक परिवर्तन को ही पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करें तो कुछ उदाहरण से आपको हम समझा दें, जैसे कि कोई, जैसे ये मार्कर ही है प्लास्टिक का, या कोई लकड़ी उठा लो, है ना, कागज ले लो, तो लकड़ी जो होता है ना उसमें कार्बन होता है। इस लकड़ी को जब ऑक्सीजन के साथ दहन करवाओगे ना, तो क्या बनेगा, CO2, यानी पेपर के टुकड़े को जला देते हो, जलने के बाद वो राख हो जाता है, उस राख से फिर पेपर को नहीं बना सकते, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब उसकी अवस्थाएं बदलेगी ना, है ना, तो सूत्र भी बदलेगा, और जब सूत्र बदलेगा तो फिर उस सूत्र जिस अवस्था से हम उसको बदला है उस अवस्था में फिर उसको नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सूत्र में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है ना, दोनों अभिक्रिया क्या CO2 बन गया। अब CO2 से इसको आप प्राप्त कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन जो होता है, इस परिवर्तन में क्या देखने को मिलता है कि सूत्र में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। इसी तरह आप हाइड्रोजन का अभिक्रिया जल के साथ करवाते हो, है ना, तो क्या होता है, H2O हो जाता है, H2O हो जाता है, दो जलने वाला एक जलाने वाला मिलकर के बुझाने वाला बन जाता है, बुझाने वाला मतलब जल बन जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण कर देता है, और इस जल से फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, है ना, हम प्राप्त कर सकते हैं। जल का विद्युत अपघटन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत वाली बात है, यहाँ पे नहीं है, भौतिक परिवर्तन में नहीं है। कर सकते हैं, कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा, बहुत मेहनत होगी, ठीक है, आसान नहीं है परिवर्तन करवाना। यानी इसको रिवर्सेबल है, ये उत्क्रमणीय है, ये अउत्क्रमणीय है, ठीक है, इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में सूत्र में परिवर्तन हो जाता है, उसकी अवस्थाएं जो है भौतिक अवस्थाएं बदलती है, भौतिक परिवर्तन में सूत्र में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ सूत्र में परिवर्तन हो जाता है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पदार्थ के
है ना, सूत्र में परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पदार्थ के सूत्र में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अउत्क्रमणीय है, ठीक है, अउत्क्रमणीय है, ठीक है। तो आपने परिवर्तन को समझा, परिवर्तन दो तरह के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप आसानी से इसके आंसर कर सकते हो, एग्जाम में अगर आता है ना, वैसे ये नहीं आएगा, समझाने के लिए है। आगे जो मैं पढ़ाऊंगा ना, परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। चलिए समझते हैं इस चीज को, ठीक है। और बिहार एग्जाम पोर्टल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, है ना, ताकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो हम हमारे चारों ओर है ना रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण है, हमारे चारों ओर क्या है, कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 क्या है, ठीक है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, क्या होता है, दूध फट जाता है ना। तो दूध फट जाता है तो यानी दूध जो है फट गया, छेना बन गया। उस छेना से क्या आप दूध बना सकते हो? नहीं। क्या उत्तर है? नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना। तो नहीं बना सकते हो तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है ना, क्योंकि इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दूध का फटना क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में आता है, एक नंबर में पूछ देता है, दूध का फटना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इसका उदाहरण भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दिखाया है ना, ये भैया जो है ना, भैया नहीं, ये बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ये साइंटिस्ट बना हुआ है और हाथ में दूध वाले को दिखा रहे हैं, भैया देखिए दूध फट गए हैं, है ना, तो फट गए हैं तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो गए हैं, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ये दिखा रहे हैं, कहाँ पे दिखा रहे हैं, तो लाइब्रेरी में, मतलब प्रयोगशाला में ये दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस चीज को कि लोहे का तवा या तसला या कील को अर्ध वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, अर्ध है ना, वायुमंडल, वायुमंडल में क्या होता है, आर्द्रता होता है, नमी होती है। और जब हम लोहे के किसी पदार्थ को फेंक देते हैं, वस्तु को फेंक देते हैं, तो मिट्टी का एक अम्लता होता है, मिट्टी में अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल के संपर्क में आता है, वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, क्या होता है, उसकी नमी में उपस्थिति जो है ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये उसके ऊपर जंग हो जाता है, जंग का परत, मतलब जंग लग जाता है उसके अंदर, लोहे के अंदर क्या लगता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, है ना, जंग का लगना। यानी लोहे का तवा या तसला कील को अर्ध वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये भी जो चढ़ती है ना भूरे रंग की परत, उसके अंदर जंग का लगना भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के क्या है, उदाहरण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, देख सकते हो ये बहुत खुश है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दिखा रहा है ना। तो यही जो आप देख रहे हो ना, ये लोहे के दो छड़ हैं, इसको जो है जंग जो है इसके ऊपर लग गया है ना, इसके ऊपर भूरे परत और इसकी जो है इसके अंदर संक्षारण हो गए, इसका जो है क्या हो गया, संक्षारण, है ना। और इसकी जो अवस्थाएं थी वो अवस्थाएं क्या होगी, तो इसके ऊपर जो भूरे रंग की परत चढ़ी है, इसकी अवस्थाएं में भी जो है इसके भार में भी कमी आ गई, है ना। तो ये भी क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लोहे में जंग लगना, तसले या कील में, है ना, जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट है अंगूर का किण्वन। अंगूर का जो फर्मेंटेशन होता है, जैसे कि आपको हम बता दें, जो शराब वड़ा बनाया जाता है ना, अल्कोहल अल्कोहल सब जो निर्माण किया जाता है ना, कंपनी में बहुत सारे शराब बनते हैं, है ना, और बहुत उच्च दाम पे बेचे जाते हैं, अंगूर से बनाया जाता है, गन्ने से बनाया जाता है। और शराब का जो सूत्र होता है एथेनॉल, देख रहे हो यहाँ पे अंगूर है, इसको फर्मेंटेशन किया, इसको यीस्ट दिया, यीस्ट क्या करता है, अवाइब्रेशन करता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है ना। तो क्या होता है, यहाँ पर फर्मेंटेशन हो जाता है और क्या बनता है, C2H5OH, ये अल्कोहल बन गया, ये क्या बन गया, अल्कोहल, एथेनॉल का सूत्र है ये। तो ये भी जो है ना, एक बार ये बन गया तो फिर इसको यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, जब इसके अंदर परिवर्तन हो जाएगी, फर्मेंटेशन हो जाएगा, अंगूर का किण्वन हो जाएगा, तो जो अंगूर था उसकी जो अवस्थाएं थी उस अवस्थाएं में इसे नहीं ला सकते हैं, है ना। जो अंगूर का फर्मेंटेशन हो गया, किण्वन हो गया, तो किण्वन होने के बाद क्या होता है, क्या उस किण्वित अंगूर से, है ना, फर्मेंटेशन जब हो गया है उसका, तो उससे फिर तुम अंगूर प्राप्त कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, अंगूर का किण्वन होना किसका उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर, तो हम श्वास लेते हैं, हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, खींचते हैं और छोड़ते हैं। तो श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो क्या CO2, क्या ऑक्सीजन ही छोड़ देते हैं, नहीं,
CO2 छोड़ते हैं। क्यों? अब जो ऑक्सीजन था ना वो हमारे बॉडी के अंदर, बायोलॉजी पढ़ेंगे समझेंगे, ग्लूकोज से अभिक्रिया करके CO2 बना दिया। ठीक है, उपापचय अभिक्रिया हो गया। तो यहाँ पे जो CO2 बना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये श्वसन की जो है चित्र यहाँ पे दिया गया है। भैया ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, और बदले में क्या कर रहे हैं, यहाँ O2 गया, CO2 निकला। ठीक है, CO2 निकला जो है ना, तो क्या निकला है, ऑक्सीजन तो नहीं निकला है, यानी ऑक्सीजन गया तो फिर ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। ठीक है, वो CO2 निकलेगा। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन, हम जो श्वास ले रहे हैं वो भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। हमारा श्वास लेना किसके उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ये ध्यान रखोगे आप। तो नेक्स्ट नंबर जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, वो है भोजन का पकना, पकाया जाना, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना जबरदस्त खाना बनाया जा रहा है। ठीक है, भोजन का पकाना या पकाया जाना, है ना। तो आप पालक पनीर, है ना, तड़का वड़का जो कुछ भी बन रहा है, तो क्या जब ये बन जाएगा तो फिर उसका जो पालक जो ये थे, उस पालक को आप प्राप्त कर सकते हो। आलू गोभी का सब्जी बन गया, तो सब्जी से फिर गोभी बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो। तो ये भी जो भोजन का पकाया जाना है ना, भोजन जो पकाया जाता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, याद रखना। और भोजन का पकाया जाना ही नहीं, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन के क्या है, उदाहरण है। इसी के साथ क्या ठोको, लाइक ठोको। ठीक है, कॉपी पेन नहीं फोड़ फाड़ लेना। ठीक है, लाइक ठोकना है। और लाइक ठोकने के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आपके एग्जाम में अगर मान के चलो इस तरह से पूछ दिया जाए, एक भी क्वेश्चन उठा के दे दे कि अंगूर का किण्वन क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कुछ पूछ दे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, इसी के साथ हमारे एग्जाम मतलब हमारे एनसीईआरटी में, है ना, तो एनसीईआरटी में कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। क्या दिया गया है, कुछ क्रियाकलाप। और क्रियाकलाप नंबर 1 हम लोग समझते हैं। क्रियाकलाप जो है ना, प्रयोग, है ना, प्रयोग 1 क्या दिया है कि मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग को बोला है दहन करने के लिए। क्या बोला है, मैग्नीशियम के रिबन को दहन करने के लिए। तो मैग्नीशियम के, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत बढ़ाता है। मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन, मैग्नीशियम के रिबन का दहन। ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन का दहन। तो आइए मैग्नीशियम के रिबन को दहन करवा के देखें हम लोग। मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग दहन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग रेतमाल, रेतमाल आता है ना, लोहे वोहे को घस के जंग हटाने वाला रेतमाल, लाल कलर का, उसके ऊपर जो है रेत चढ़ा होता है ना। तो वो घसने से क्या होता है, घिस जाता है। और लोहे या मान के चलो मैग्नीशियम को ऊपर से घस देते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर जो ऑक्साइड की परत है वो हट जाती है ना। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त अवस्था में हो जाता है। अब मुक्त अवस्था में होता है तो ऑक्सीजन से उसे जलाने में सुविधा होता है, ऑक्सीजन के साथ जल्दी से अभिक्रिया करके जल उठता है। और जल उठता है तो क्या होता है, जब मैग्नीशियम को आप आग लगाओगे ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करोगे, तो क्या होगा, वो बहुत तगड़ा श्वेत ज्वाला, श्वेत लौ के साथ जलता है। और वहां पे जो जला रहे हो ना, वहां पे क्या होता है, उष्मा ताप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, उष्मा ताप उत्पन्न हो जाता है। साथ में क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप नहीं कहोगे, चूर्ण बनता है। ठीक है, अवक्षेप कैसे बोल दोगे, अवक्षेप को द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे, है ना। प्रेसिपिटेट बनता है, वो अवक्षेप अलग है। ये जो बनता है ना, ये क्या बनता है, ये चूर्ण बनता है, श्वेत जो है चूर्ण बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम जला, मैग्नीशियम जलने के बाद ये श्वेत चूर्ण बन गया। ठीक है, अब ये जो श्वेत चूर्ण बना, कैसे बना, तो देखिए यहाँ पे, जब हम मैग्नीशियम को दहन करें, हम क्या किए, मैग्नीशियम का दहन किए। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ के अच्छा से साफ किया, फिर ऑक्सीजन के साथ इसका अभिक्रिया करवाया, तो क्या बना, MgO बना। और साथ में क्या बना, याद रखना, साथ में क्या क्या हुआ, तो उष्मा भी उत्पन्न हुआ, उष्मा उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्या उत्पन्न हुआ, उष्मा के बाद याद रखना, उष्मा उत्पन्न होगा, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, है ना, ये सभी उत्पन्न होगा। उष्मा उत्पन्न होगा, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होगा, उष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, ये उत्पन्न होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, तो क्या होता है, लिखना है इसको, जब हम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम रिबन, रिबन को हवा,
में उपस्थित, हवा में उपस्थित, ठीक है, ऑक्सीजन, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं, दहन करते हैं, क्या करते हैं, दहन। तो क्या होता है, तो होता ये है कि दहन करते हैं तो मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम, है कि नहीं, श्वेत, है कि नहीं, श्वेत, है ना, ज्वाला, श्वेत ज्वाला के साथ जल जाता है, श्वेत ज्वाला के साथ जल जाता है ना, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत, है ना, चूर्ण प्राप्त होता है, क्या होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे क्या होता है, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन को, है ना, जब हम मैग्नीशियम रिबन को हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो मैग्नीशियम श्वेत ज्वाला के साथ जल जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या प्राप्त होता है, श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। ये बातें आपको लिख देना है, ये क्रियाकलाप 1 में हमको दिया गया है, हमारी किताब में क्रियाकलाप 1 में ये दिखाया गया है, ठीक है। तो ये भी जो आप देख रहे हो ये भी रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो रिबन है, ये रिबन जो है जल गया तो फिर इससे चूर्ण से रिबन नहीं बना सकता, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, नॉन रिवर्सेबल है, अउत्क्रमण है ना, इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और क्रियाकलाप हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए अच्छे समझना है इस चीज को। जब हम, है ना, यहाँ पे देखना, जब हम, है ना, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, है ना, जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम, पोटेशियम, है ना, जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम, है कि नहीं, आयोडाइड के साथ क्या करवाते हैं, तो अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है, अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, चलो समझते हैं इस चीज को। जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम, है ना, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो परखनली लेंगे, क्या लेंगे, दो परखनली, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक ये टेस्ट ट्यूब है, ऐसा एक ये टेस्ट ट्यूब है, दो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब है, क्या है, दो टेस्ट ट्यूब, ध्यान रखना, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब उतना अच्छा नहीं बना, ठीक है, इसको हटा देते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस दोनों टेस्ट ट्यूब में, अरे रे 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 रे, गड़बड़ 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 हो गया, ठीक है, एक और ले लेते हैं,
इधर हटाओ इसको इरेज करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इसको देखिए, इसको यहाँ रखे और इसको यहाँ रखे, ठीक है। गौर से ध्यान देना इस अभिक्रिया को। देखिए दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट, क्या होता है, लेड नाइट्रेट, ध्यान रखना। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखोगे, PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना, इसको डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये कैसा होता है, पानी की तरह होता है, कैसा दिखता है, पानी की तरह दिखता है, कैसा दिखता है, पानी की तरह, ठीक है। और इसमें क्या लेते हैं, पोटासियम, है ना, पोटासियम आयोडाइड यानी KI लेते हैं, क्या लेते हैं, KI, पोटासियम आयोडाइड, ठीक है, इसका विलयन लेते हैं। तो पोटासियम आयोडाइड का जो विलयन लेते हैं, है ना, इसका भी कलर कैसा होता है, पानी की तरह होता है। अगर हम या तो इसको, ये टेस्ट ट्यूब है ए, इसका नंबर देते हैं, इसका नंबर बी, ठीक है, ए को बी में मिलाएं या बी को ए में मिलाएं, ठीक है, या हम लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड में मिला दें, विलियन में मिला दें, ये दोनों विलियन है, या इसको इसमें मिला दें, दोनों में से किसी को मिलाते हैं, किसी में मिलाते हैं। तो जब ही मिलाते हैं ना, तो एक बात देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इसका कलर, मान लो इसको इसमें डाला, है ना, जब भी इसको इसमें डाला तो इसका कलर बदल जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, बदल जाता है ना। मान लो इसको मैंने इसमें डाला, तो जब ही डाला तो इसका कलर कैसा हो जाता है, नारंगी कलर का हो जाता है, कैसा हो जाता है, जादुई परिवर्तन होता है, क्या होता है, जादुई परिवर्तन, इसका कलर कैसा हो जाता है, नारंगी, नारंगी हो जाता है, कैसा हो जाता है, नारंगी कलर का हो जाता है, ठीक है, इसका कलर ऑरेंज की तरह हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसको इसमें मिलाएं या इसको इसमें मिलाएं, तो बस क्या देखने को मिलता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, और रंग में परिवर्तन होता है, क्या होता है, इसका पानी की तरह रंग था, यहाँ पे क्या देखने को मिला, रंग में परिवर्तन हो गया, इसका रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब आइए देखिए कैसे होता है ये चीज, जब हम PbNO3 का होल ट्वाइस को, है ना, पोटासियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है, ये जो है ना, ये लेड आयोडाइड बनाता है, क्या बनाता है, लेड आयोडाइड, और क्या बनाता है, पोटासियम नाइट्रेट KNO3 बनाता है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट बनता है, आगे हम समझाएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया में, अवक्षेप की तरह ये नीचे जाके बैठ जाता है, और ये विलयन जो बनता है, किसका बनता है, लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड दोनों अभिक्रिया करते हैं, तो लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, और ये जो परिवर्तन होता है, इसमें विलयन का रंग क्या हो जाता है, नारंगी हो जाता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नारंगी रंग का हो जाता है, ठीक है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह एक और उदाहरण हमारे किताब में दे रखा है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वो उदाहरण क्या है, समझिए इस चीज को, कि हम लोग क्या करते हैं, क्रियाकलाप दिया है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जिंक के दानेदार, है ना, टुकड़े, दानेदार टुकड़े को, है ना, तनु सल्फ्यूरिक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, जिंक के दानेदार टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करते हैं, डाल देते हैं, सीधा हो जा, चलो, ठीक है, जिंक के दानेदार टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करते हैं, डालते हैं, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम एक शंकुआकार फ्लास्क लेते हैं, है ना, शंकुआकार क्या लेते हैं, फ्लास्क, ठीक है, एक शंकुआकार फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, शंकुआकार फ्लास्क, ठीक है, ये शंकुआकार फ्लास्क है। इस फ्लास्क में क्या लेते हैं, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। इस शंकुआकार फ्लास्क में क्या लिया,
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हमने क्या डाल दिया, जिंक के दानेदार टुकड़े को, यहाँ पे हमने जिंक के दानेदार बहुत सारे टुकड़े को डाल दिया। ठीक है, समझो समझो अच्छे से समझो। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर इसको जो है ना एक यहाँ पर एक क्या लगा दो, रबड़ का डॉट लगा दो। इस रबड़ के डॉट लगा के इसमें एक पाइप को लगा सकते हो। ठीक है, एक पाइप को मैंने यहाँ सेट किया। ठीक है, अब देखो, अब इस पाइप से होकर के गैस निकलेगी। क्या गैस निकलेगी, अब समझिए इस चीज को, इस समीकरण से हम समझाते हैं। जिंक जो होता है उसका सूत्र Zn होता है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, H2SO4 है ना, दोनों अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, ZnSO4 का निर्माण करता है, और इसमें से एक गैस उत्पन्न होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस H2 उत्पन्न होता है। ये H2 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 H2, ठीक है, ये गैस जो है जुड़ जुड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के हाइड्रोजन गैस बना करके यहाँ से निकलता है, इस पाइप से होकर निकलता है। इस पाइप को बंद करोगे और एक लाइटर को जला के ले जाओगे ना, पॉप साउंड के साथ जलेगा, है ना, फक साउंड के साथ जो जलेगा, है ना, साउंड निकलेगा, है ना, पॉप साउंड की तरह जो है आवाजें आपको निकलेगा। ठीक है, तो जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हो, ZnSO4 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ पे क्या हुआ, गैस का उत्सर्जन। क्या हुआ, गैस का निकलना, गैस का निकलना देखने को मिला आपको। यानी जिंक के दानेदार टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, है ना, तो क्या देखने को मिलता है, तो गैस निकलता है। ठीक है, तो और कुछ कुछ बातें जो है यहाँ पर जो हमको समझाया गया है, वो जो आप देखे हैं ना, प्राय बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन को देखा है, दूध का फटना, ये कुछ बहुत सारी जानकारियां मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या समझा, ये सारे जो प्रयोग हमने अभी किया है, देख सकते हो यहाँ पे ये जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है मैग्नीशियम रिबन को दहन करवाया है, उससे पहले हम बहुत सारे बातें को देखा है ना। तो इस क्रियाकलाप से हमने क्या समझा, इस क्रियाकलाप जो मैंने देखा है, इस सारे क्रियाकलापों से जो है ना, हमने क्या देखा है, हमने क्या सीखा है, आइए उसको हम लिखते हैं, है कि नहीं। हमारे आस पास, है ना, हमारे आस पास है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे आसपास अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसके होने के कुछ संकेत है। ठीक है, हमारे आसपास अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसके होने के कुछ संकेत आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला संकेत क्या देखने को मिलेगा, तो पहला अभिक्रिया हमने किया था किसका, हमने पहला अभिक्रिया किया था मैग्नीशियम रिबन का। तो मैग्नीशियम रिबन का जो पहला अभिक्रिया किया था तो उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, अवस्था में मैग्नीशियम रिबन जो है ना श्वेत चूर्ण में बदल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के श्वेत चूर्ण में बदल गया। तो ध्यान रखना, अवस्था में परिवर्तन क्या देखने को मिला, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अगर हमारे आसपास कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, तो समझ जाना रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ध्यान देना, दूसरा क्या होगा, संकेत है, होने के कुछ संकेत। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ध्यान रखना, है ना, तापमान में परिवर्तन। अगर कहीं पे आप खड़े हो और रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो क्या होगा, अगर तापमान में परिवर्तन हुआ तो समझ जाना कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। तो हम कैसे समझेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसके कुछ संकेत होंगे ना, हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाया,
अगर हुआ कि नहीं हुआ, उसके होने के कुछ संकेत हमको मिलना चाहिए। वो क्या संकेत मिलेगा जिससे हम जान पाएंगे कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। हमारे आसपास अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसके होने के कुछ संकेत होंगे। वो क्या संकेत होंगे? तो पहला होगा अवस्था में परिवर्तन, दूसरा होगा तापमान में परिवर्तन होगा तो कहेंगे हाँ भैया रासायनिक अभिक्रिया हो गई हो गई हो गई। अब तीसरा जो होगा ना, देखो तीसरा जो हुआ था, हमने क्या देखा था, लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या बना था, लेड आयोडाइड बना था, साथ में क्या बना था, पोटेशियम नाइट्रेट बना था। लेकिन रंग बदल गया, नारंगी रंग का हो गया। ठीक है, विलियन कैसा हो गया, नारंगी रंग का हो गया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रंग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। रंग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर रंग में परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, हम कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो रंग में परिवर्तन हो गया है। अब चौथा जो है ना, ये चारों बातें आपको ध्यान में रखना है। एक बात और देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, गैस का उत्सर्जन अगर हुआ या निष्कासन, उत्सर्जन निष्कासन, ठीक है, उत्सर्जन गैस का निकलना, गैस का उत्सर्जन या गैस का निकलना, है ना। ये अगर होने को आपको देखने को मिला है ना, महसूस हुआ है कि कोई गैस निकला है तो गैस का उत्सर्जन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हमारे आसपास कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके होने के क्या संकेत मिलेंगे, कैसे हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो पहला, अवस्था में परिवर्तन होगा तो कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन अभिक्रियाएं हुई। अगर उसका जो है ना तापमान में परिवर्तन होगा, मैग्नीशियम रिबन जब जला था तो क्या हुआ था, मैग्नीशियम रिबन जब भैया जला था ना तो तापमान में परिवर्तन हुआ होगा, गर्मी उत्पन्न हुआ होगा, उष्मा उत्पन्न हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है हुआ है। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन हुआ था, लेड आयोडाइड जो है ना, और पोटेशियम नाइट्रेट बना था। जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाए थे, क्या हुआ था, लेड आयोडाइड बना था, साथ में क्या बना था, पोटेशियम नाइट्रेट बना था, साथ में क्या बना था, पोटेशियम नाइट्रेट बना था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, पोटेशियम नाइट्रेट बना था, लेड आयोडाइड बना था, साथ में रंग बदल गया, नारंगी रंग का हो गया। ठीक है, तो नारंगी रंग का हो गया तो रंग में परिवर्तन हो गया, तो रंग में परिवर्तन हो गया तो मतलब क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, संकेत मिला हमें। गैस का उत्सर्जन, तो जब हम यहाँ पर जो है शंकु आकार प्लास्क के नली में क्या किए थे, दानेदार जिंक के टुकड़े को डाले थे, तो क्या देखने को मिला था, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकला था। जिंक और H2SO4 दोनों अभिक्रियाएं की थी, और दोनों अभिक्रियाएं की थी तो ZnSO4 बना था, साथ में हाइड्रोजन गैस बना था। ठीक है, ये सारी चीज अगर होंगे तो हम कह सकते हैं कि भैया रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। ये होने के कुछ संकेत हैं, 4 संकेत हैं, एग्जाम में सीधे आता है 2 नंबर। ठीक है, आप सीधे लिख दोगे 2 नंबर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आया है। अगर आया है तो बिहार एग्जाम पेपर को जरूर सब्सक्राइब करें, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मेरा एक ही है कि नहीं, मेरा एक सपना है, जो सपना मैंने देखा है, और सपना अगर पूरा करना है तो आप लोगों का साथ चाहिए। वो साथ आप कैसे दोगे, तो हार्ड वर्क करके दोगे, कठिन मेहनत, कठिन से कठिन अभ्यास, प्रैक्टिस, पढ़ोगे, लिखोगे, फिर आंसर्स जो आपने सीखा, फिर क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करवाऊंगा। उस क्वेश्चन आंसर को आप क्या करोगे, राइटिंग, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो मैं जो लिख के दे रहा हूँ वो नहीं, मैं जो लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसको समझोगे। और जब इसको आप समझ लोगे ना, फिर आप क्या करोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ना कि आप जिस स्कूल में पढ़े हो या किसी कोचिंग में पढ़े हो या हमारे पास पढ़े हो उस शब्द में उत्तर नहीं देना है। आपको हमसे समझ लेना है, हमारे नोट से समझना है, लेकिन आंसर राइटिंग आपको अपने हिसाब से करना है। हमारे आंसर राइटिंग से आपका आंसर राइटिंग अलग होना चाहिए, ताकि एग्जाम में पता चले कि भैया स्टूडेंट्स जो है ना बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ अच्छे से उसको बना करके, है ना, अपने शब्द में लिखा है और साफ साफ लिखा है। हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, तभी 100 में 100 आएगा। और मेरा जो सपना है स्टेट में एक स्टूडेंट्स को पहुंचाना है, स्टेट टॉपर बनाना है, वो सपना तभी साकार होगा जब आप लोग हार्ड वर्क करोगे मेरे साथ। ठीक है, और रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर अभ्यास करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो भी बातें मैंने यहाँ पे समझाया है उसको आपने समझा होगा। तो चलिए एक बार हम लोग देख लें शुरू से क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा है। तो पहला जो हमने पढ़ा है रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा है। बाकी 1 2 3 4 5 तो कल के क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं इसको सीखेंगे, और ये बाकी बातें को भी
धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो परिवर्तन के बारे में हमने सीख लिया, रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग ने जान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, परिवर्तन दो तरह के होते हैं, भौतिक होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि नॉन रिवर्सिबल होता है कि नहीं होता है, भैया ये रिवर्सिबल होता है ना, उत्क्रमणीय होता है ना। तो इसको जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, सूत्र में परिवर्तन हो जाता है, सूत्र में नहीं होता है तो भौतिक परिवर्तन, सूत्र में परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे चारों ओर रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया तो दूध फट जाता है। उसके बाद जो है लोहे या तवा या तसला कील को अर्ध वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, हम सांस लेते हैं, वो भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। भोजन पकाया जाता है, वो भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। भोजन पच जाता है, वो भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है, भोजन का पचना भी। इस तरह मैग्नीशियम के रिबन को जब हमने दहन किया, क्या हुआ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का जो है संकेत है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश उकाश लिखा, ये भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि इनकी अवस्थाएं बदल गई ना। अवस्थाएं तो किसी में नहीं बदली, नहीं रंग में बदला हुआ, तो रंग में भी बदला हुआ तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसके संकेत है। ये सारी बातें हमने देखा, ये सारी बातें देखा और इन सारी बातों को हमने समझा। अगर आपने समझा तो बिहार एग्जाम पोर्टल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में लिखें कि हाँ हमने समझा, ठीक है। और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इसको समझेंगे। चलिए, आपका जो है तैयारी बहुत अच्छे से हो, यही शुभकामना के साथ 2026-27 के सेशन में जो है आप सभी का स्वागत है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में ही, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।